शुरू किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने सदस्यों को ज्ञान की बातें बता सकें, अपने नए नए वक्ताओं से मिलवा सकें। वार्ता को मतलब इस वार्ता को मूर्त रूप देने का काम श्री रघु शरण जी करेंगे, जो कि बहुत उत्साही हैं, और इन्होंने स्वयं ही हमसे ये कहा था कि साहब मेरे लिए कोई काम हो, तो भाई साहब ने इनको ये काम बताया कि भाई इसके लिए हम किसी उचित माध्यम को ढूंढ रहे थे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस काम को शुरू करें। जी से कहूंगा कि वो आगे की कार्यवाही चालू रखें। धन्यवाद विश्वनाथ जी। ब्रिज जूम वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत है। इस जूम वार्ता का पुनः आरंभ तकरीबन 3 साल बाद 4 साल बाद हो रहा है, और इस बार विष्णु जी अग्रवाल साहब गोयल साहब के मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यान्वित हुआ है। आप इसके लिए आपका धन्यवाद। और इससे अगली श्रृंखला में जो मैं बोल सकता हूं कि अगली दूसरी जो जूम वार्ता होगी वो 28 जुलाई को होगी, जिसकी तारीख तो अभी डिसाइड हो गई है, लेकिन विषय अभी हम शीघ्र ही आपको कुछ दिनों के अंदर सूचित करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपना अपना माइक म्यूट रखें, और अगर किसी को भी वार्ता में कुछ बोलना है या कुछ विचार अपने रखने हैं तो अपना हाथ उठाएं। तो जो जूम मैनेजर है हमारे, वो आपको अनम्यूट करेंगे और आप बोल सकते हैं। अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो हमारे जो मुख्य वक्ता हैं रवि देव साहब, उनकी बात को अवरोध आएगा। और अब मैं विष्णु जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य वक्ता जो हैं श्री रवि देव जी का, उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और उनका पूरे ग्रुप से परिचय कराएं। गोयल साहब। मैं इस ग्रुप पर ब्रिज कला केंद्र तथा अन्य कई ग्रुप संबंधित ग्रुपों के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वार्ता हमारे, जैसा विश्वनाथ जी ने कहा, एक कोरोना काल में हमको जो कोरोना की सौगात मिली, वो सौगात जूम वार्ता मिली। इस जूम वार्ता के इतने उपयोग हैं कि कोरोना काल में तो इसने सबको मिला ही दिया था जो घरों में बंद थे, लेकिन अभी भी आज की तारीख में बिना किसी खर्चे के, बिना किसी समय के बर्बाद किए ज्ञान का प्रचार और प्रसार का ये सर्वोत्तम साधन बन चुका है। मैं इसमें ये बहुत इस अवसर का उपयोग करते हुए हमने ब्रिज कला केंद्र में ये समझा कि हम इसका हम क्यों ना अपने ब्रिज कला केंद्र के मंच से सदस्यों तथा आम जनों के लाभार्थ कुछ वार्ताएं ऐसी चालू करें जो इस नकारात्मक संसार में सकारात्मकता का वातावरण पैदा करें, उपयोगी बने, दैनिक जीवन को कैसे सुधारें, हम अपने दैनिक जीवन के मूल्यों को कैसे उन्नत करें, हम राष्ट्र की, सनातन की बहुत सी समस्याओं को डिस्कस करें, राष्ट्र जिन चीजों से जूझ रहा है उसके हम भागी हैं, कला संस्कृति ब्रज के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम विभिन्न वक्ताओं को, विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं को इस मंच पर लाने का पूर्ण कोशिश करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उस विषय का, जो विषय इस वार्ता में रखा जाएगा, सर्वोत्तम वक्ता आप सबके समक्ष हो सके और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज भी हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष श्री भार्गव साहब मौजूद हैं। श्री नगीन प्रकाश जी भार्गव, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप अपनी बहुत सी मजबूरियों के बावजूद भी इसमें उपस्थित हुए हैं, मैं आपका उपकारी हूं। मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि ये वार्ता माह में एक बार होगी, जो कि हर माह के लास्ट सैटरडे को की जाएगी। केवल मात्र 1 घंटे की होगी, 5 बजे से 6 बजे तक।
हमारी इस वार्ता में हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता मौजूद हैं श्री आर एस रवि देव जी गुप्त। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। छुपे, मैं कहूँ छुपे रुस्तम है तो हालांकि गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप एकल विद्यालय, जो कि राष्ट्र की एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है, एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। आप हिंदू पुनरुत्थान संघ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के प्रेसिडेंट हैं। आर्य समाज के पैटर्न हैं और वेद संस्थान न्यू दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सिक्योरिंग आवर सेल्फ प्रोजेक्ट, जो अपने आप में बहुत अनूठा प्रोजेक्ट है, उसके आप पैटर्न हैं। बहुत से आर्टिकल्स आपके विभिन्न किताबों में, विभिन्न जर्नलों में, पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। आप एक तरीके से मिशनरी हैं, जहाँ जाती हैं वहीं मिशनरी के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत ही उत्तम राइटर हैं और बहुत ही प्रेरणादायक स्पीकर हैं। बहुत ही उत्तम मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और अपने परिवार की विपुल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन है। मैं रवि देव जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रज कला केंद्र की ओर से और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी वार्ता प्रारंभ करें। आचार्य रवि देव जी। इस जूम कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी मेरे बंधु और मेरी बहनें उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है जी। मेरा जब परिचय अभी भाई साहब विष्णु जी दे रहे थे तो थोड़ा मैं संकुचित अनुभव कर रहा था, क्योंकि वो परिचय थोड़ा लार्जर देन लाइफ लग रहा था। मेरा तो संक्षिप्त परिचय यह है कि मैं विष्णु गोयल जी का छोटा भाई हूँ और मैं उनका आभारी हूँ कि वो मुझे समय समय पर अपने जो हमारा ये परिवार है उनसे मिलने का अवसर देते हैं। उन्होंने व्यवस्था रघु शरण जी के जिम्मे की, उनका भी आभार है। और सबसे ज़्यादा आभारी मैं अपने मित्र ओम दानी जी का हूँ, जो आपके और मेरे बीच में एक सेतु के रूप में ब्रिजिंग, आज का हमारा सब्जेक्ट भी है ना, ब्रिजिंग द जनरेशन गैप। तो ओम दानी जी ब्रिज हैं आपके और मेरे बीच में। बोल रहा था जूम मीटिंग। अब ज्यादा हमें बोलना हो तो ज्यादा हो जाएगा नहीं, माइक खोलो। तो बंधुओं, आज हम जिस विषय के लिए यहाँ पर बड़े उत्साह से इकट्ठे हुए हैं, मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि हम जनरेशन गैप की बात कर रहे थे। तो गैप जब होता है कि जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एक स्थान पर हों, फिर उनके बीच में देखें कितना अंतर है। चंद्रमा के तो दो पक्ष हम जानते हैं, लेकिन हमारे भी जीवन में दो पक्ष होते हैं। जब तक हमारे सिर के बाल काले होते हैं हम कृष्ण पक्षी होते हैं, और जब हमारे सिर के बाल सफेद हो जाते हैं तो हम शुक्ल पक्षी हो जाते हैं। तो मैं ये तो स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि आज हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें कृष्ण पक्षी तो कुछ थोड़े से ही हैं, बाकी सब मेरे ही जैसे, मेरे ही आयु वर्ग के शुक्ल पक्षी हैं। और मैं सभी का अपनी ओर से फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जब बात जनरेशन की आती है, इसके लिए अगर कोई सुंदर सा उदाहरण दिया जाए, हम लोगों ने कैलेंडर देखा है, उसके अंदर एक लास्ट मंथ होता है साल का दिसंबर, और फिर नेक्स्ट जो कैलेंडर है उसका पहला महीना होता है जनवरी, और इन दोनों के अंदर में एक साल का गैप होता है। ये बीच में कुछ आवाजें आ रही है, आप म्यूट कर दीजिए बाकी सब लोगों को। तो आपने देखा दिसंबर और जनवरी का रिश्ता कितना अजीब है। देखने में एक साल का गैप लगता है, लेकिन उनको मिलने में केवल एक क्षण का समय लगता है। जैसे ही दिसंबर 31 की रात्रि के 12 बजते हैं और तुरंत ही जनवरी का पहला क्षण शुरू हो जाता है।
तो आपके और हम जिस जनरेशन की बात कह रहे हैं, देखने में तो दे आर पोल्स अपार्ट, बट दे आर येट सो क्लोज। और अगर देखा जाए तो एक तो समझिए कि जैसे मैंने अभी चंद्रमा का उदाहरण दिया, सूर्य का उदाहरण देखें। सूर्य प्रातःकाल उदय होते हैं और रात्रि में अस्त हो जाते हैं। हमारी ये जो जनरेशन की कहानी है वो भी लगभग इसी प्रकार की है। हम कभी राइजिंग सन थे अपने पेरेंट्स के, आज हमारे राइजिंग सन है। तो जिनके सन्स हम हैं, हमसे तो बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता अभी आशीर्वाद देने के लिए हमारे सिर पर होंगे। लेकिन इतना निश्चित बात है कि हम एक ऐसी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पीढ़ी ने दुनिया के जितने कठिनतम अनुभव हो सकते हैं उन सारे अनुभवों को अपने हृदय में आत्मसात किया। हम देखा जाए तो वास्तव में एक ऐसी पीढ़ी है जिसने जीवन के सारे दुख और सुख बड़े सम्यक दृष्टि से देखे। हम अपने बचपनों को याद करें, हम लोगों के पास कोई विशेष साधन नहीं होते थे। जितनी हमारे पास साधन कम होते थे उतनी हमारी मस्ती ज्यादा होती थी। आज हम जीवन की संध्या में साधन संपन्न हैं, और साधन संपन्न के साथ में हमको एक चीज मिसिंग लगती है कि जो वो पहले मस्ती का आलम था, आज वो हमको अपनी मस्ती नहीं दिखती है। तो एक बात तो हमको ये समझ में आती है कि ये जो मस्ती है ये हमारे साधन से नहीं जुड़ी है, ये हमारे मन के भावनाओं से जुड़ी है। हम अपने मन के अंदर जब तृप्ति का अनुभव करते हैं तो मस्ती लगती है, और जब मन में कुछ अतृप्ति होती है, कुछ प्यास लगती है कि खाली है, ये प्यास बुझी नहीं है, तो आज हम लोग लगभग इस परिस्थिति में हैं, जीवन की संध्या में है। अपनी जो पहली पीढ़ी थी उसके लिए भरसक जो भी पुत्र होने के नाते के बीच में पुत्र और पुत्री होने के नाते हमने अपनी पहली पीढ़ी का भरपूर सम्मान किया है, भरपूर अपने कर्तव्यों का पालन किया है। और शायद यही कारण है कि आप और मैं आज भी इस चेहरे पे, हमारे चेहरे पे बड़ा संतोष का भाव है, क्योंकि हमको ये लगता है कि जो कुछ हमने करना था हमने तो कसर नहीं छोड़ी। लेकिन साथ में एक अर्थ तो क्या है कि हम जो आगे अपनी पीढ़ी देख रहे हैं उस पीढ़ी के साथ हमको स्नेह भी बहुत है, उस स्नेह, उस पीढ़ी के साथ कर्तव्य के पालन की हमारे मन में भावना भी बहुत है। लेकिन कहीं मन में एक थोड़ी ऐसी अपेक्षा के साथ अपने मन में नशा का भाव जरूर लगता है कि जैसा हम अपने हृदय में सोचते थे, आज हमारी नई जनरेशन उस प्रकार की नहीं है। बंधुओं में इसमें दो तीन बात कुछ ऐसी जो कि रियलिस्टिक टच है वो भी हमको समझना चाहिए। जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उन दो पीढ़ियों की बात करते हैं जिनके मध्य में लगभग 25 वर्ष का अंतर तो अवश्य ही है। क्योंकि जनरेशन से एक्सपेक्टेशन कब होती है? जब मेरा पुत्र जवान हो जाता है और उसकी जो आयु है जवानी की वो लगभग 25 वर्ष है, उसके बाद उसका विवाह होना है। विवाह के हो बाद में वो परिवार का एक स्तंभ के रूप में खड़ा होना है। और उसी दिन से, जिस दिन से पुत्र का विवाह होता है, उससे पहले हमारा दृष्टिकोण उस पुत्र के प्रति कुछ और होता है, वो एक वात्सल्य का होता है। और जिस क्षण उसका विवाह हो जाता है हमारे सारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं। हम उसी दिन से उसको एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानने लगते हैं, और हमारी अपेक्षाएं और हमारा विचार और हमारा दृष्टिकोण उसके विवाह से पहले जो रहा होगा और जो विवाह के तुरंत बाद परिवर्तित होता है, आप स्वयं लोग अनुभव कीजिए। हमने अपने अपने बच्चों का जब विवाह किया होगा तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में आया है। और जब अपेक्षाएं आरंभ होती हैं तो निराशाएं भी उसी के साथ खड़ी होती हैं। जहाँ अपेक्षा नहीं होती वहाँ निराशा को कोई स्थान ही नहीं होता। तो पहली बात तो हम ये समझे हैं कि ये जो गैप है ये नेचुरल गैप है और कम से कम 1 क्वार्टर का है। आज जो समाज में अंदर में हम देख रहे हैं, समाज जिस गति से चल रहा है, जो समाज के संस्कार हैं, जो समाज की संस्कृति है और जो समाज के सारी मान्यताएं और व्यवहार हैं,
और उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, उन सब से परिस्थितियों में तो सबसे पहले तो हमको यही इस बात को स्वीकार करना होगा कि 25 साल के अंदर दुनिया बहुत कुछ बदल गई होगी, और जितनी दुनिया बदल गई है उतनी बदलाव को स्वीकार अगर हम करके चले तो उसके पहले का जितना है उसको हम एक्सेप्टेड माने, और बाकी जो है वो एंटिसिपेटेड तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो हमको अनएंटिसिपेटेड रूप में देखने को मिले। तो अगर 25 साल का कोर्स करेक्शन हम कर लें तो फिर हमको इतना बड़ा गैप नजर नहीं आएगा जितना गैप आज दिखता है। आप इस बात पे बड़ा गंभीरता से विचार करें, और एक और भी देखा जाए तो रियलिस्टिक टच अगर दें तो एक तो क्लाइमैक्स है, एक एंटी क्लाइमैक्स है। आज जो हमारी नई पीढ़ी आई है वो हमारे सामने एक क्लाइमैक्स पे है, हम जो हैं हम लोग उतार पे हैं, एक इंग्रेडिएंट पे हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि हमारी जो ग्रिप है वो जितनी फर्म थी आज वो उतनी फर्म नहीं रह गई, वो लूज हो गई है। हमने कभी देखा है, सामान्यतः हमारे यहाँ पीढ़ियों से ये एक बड़ा मनोरंजन का विषय है कि सास में और बहू के अंदर में, एक आपस के अंदर में एक अजीब सा संबंध होता है। आखिर ये संबंध के पीछे जो थोड़ा बहुत मामूली सा भी हमको एक नेचुरल टेंशन का दिखाई देता है, और जिसको कि मजाक का विषय बनाया हुआ पीढ़ियों से, क्या हम इसको कभी नहीं समझते कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है? जब ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तो एक की फर्म जो, एक की ग्रिप जो होगी, जो फर्म होगी वो लूज हो जाएगी। बस इतना एक्सेप्ट जो करना है, ये एक्सेप्टेंस के लिए हमको अपने मन को तैयार करना होता है। जो मन को तैयार कर ले होते हैं उनके व्यवहार में और उनके आचरण में कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव दिखता है, और जो बिल्कुल अपने मन को इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, मैंने सामान्यतः देखा है कि वो उन परिस्थितियों के साथ समझौता ना करके एक शिकायती स्वर उनके व्यवहार में दिखता है, और उनको इतनी शिकायतें लगती हैं, हर किसी से शिकायत लगती है। और विडंबना जब होती है कि जब हमको शिकायत तो अपनी नई पीढ़ी से होती है, लेकिन हम सबसे ज्यादा शिकायत अपनी ही पत्नी से या अपने पति से करने लगते हैं, क्योंकि इस सारे परिवर्तन का दोषी हम उसी को मानते हैं। सामान्यतः पति पत्नी पे खींच उतारता है और पत्नियां अपने पति पे खींच उतारती है। बेटा ऐसा कर रहा है तो देखो तुम्हारा बेटा है, और अगर पत्नी को लगता है कि ये बेटा ऐसा कर रहा है तो वो कहेगा देखो ये आपका बेटा है। वो बेटा और बेटी रोज बदलते हैं, कभी किसी के हो जाते हैं, कभी किसी के हो जाते हैं। तो जितना अच्छा अच्छा फूला फूल है वो मेरा मोटा दिल है, ये सामान्यतः हम लोगों के बीच में रहता है। लेकिन इसके अंदर में कोई दुर्भावना नहीं है, केवल क्या है, अपने मन की जो हमारी थोड़ी सी भी निराशा है उसको किस पे उतारें। तो उतारने के लिए आपको सबसे ज्यादा अपना जो जीवन साथी है उससे अच्छा कोई और कंधा मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो ही एक ऐसा है जो पलट के आपको कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा भी तो कितनी देर। तो आज की परिस्थिति में एक ये निष्पक्ष की जितनी आवश्यकता पहले रही हो उससे कई गुनी आवश्यकता हमको आज है, क्योंकि आज हम ही दो ऐसे प्राणी हैं जिनके संबंध एकदम सुरक्षित हैं। उन संबंधों में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है, और अगर छोटी मोटी दिखती है तो वो छोटा मोटा सा एक वो होता है जिसको हम जरा सा आपस में जरा सी अपनी ईगो को हटाएं तो वो दराज भर जाती है। हमको पहली बात ये समझनी होगी कि हमारे ये जो दोनों पीढ़ियों के पेरेंट्स हैं ये डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स कुछ और तरह के थे, आज जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हम कुछ और तरह के हैं। और जो आगे हमारी तीसरी पीढ़ी है पोता पोती की, देवता देवती की, उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमसे भी डिफरेंट हैं। तो जब डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स होंगे तो क्या हम ये नहीं समझते कि डिफरेंट सेट ऑफ आइडियल्स भी होंगे? निश्चित रूप से होंगे। बस जितना हम इसको जितनी जल्दी स्वीकार करते हैं तो हमारा कोर्स करेक्शन होने लगता है। अब मैं दो चार एक टेक्निकल बात करके अपनी बात को फिर आगे बढ़ाऊंगा। हम बोलते हैं अपने यहाँ पे जो भी हमारी संतान है कि हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन है। फिर बंधुओं जनरेशन क्या होती है? हम लोगों ने जब कभी इलेक्ट्रिसिटी का देखा है तो एक प्रोड्यूस जब इलेक्ट्रिसिटी करती है तो किससे करती है? वो जनरेटर होता है। वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, उसको अगर टेक्निकली स्पीकिंग उसमें दो वाइटल पार्ट होते हैं, एक उसका रोटर होता है और एक उसका स्टेटर होता है।
स्टेटर है जो बाहरी आवरण है, जिसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड है, और रोटर जैसे ही उसमें रोटेट करता है, वो तुरंत मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर में क्रिएट होती है, और जो बिजली जनरेट होती है उसको स्टोर कौन करता है, वो वो करता है स्टेटर। बस यहीं पे अंतर है कि जो ये हम घर में पति पत्नी हैं, पत्नी जो है वो स्टेटर का काम करती है, क्योंकि घर की सारी विषमताओं को और घरी जितनी भी अनुकूलताएं, उन सबको अगर कोई संजो के रखता है और इस प्रकार से संजो के रखता है कि घर की बात घर से बाहर ना जाने दे, जिसका सारा जीवन इस कार्य में लगता है, तो वो केवल और केवल हमारी जीवन संगिनी होती है। घर के अंदर दरिद्रता हो तो भी वो निभा लेती है, और घर में बहुत संपन्नता आती है तब भी वो सबके होश को ठीक ठिकाने लगाने के अंदर में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो जो स्टेटर है हमारा, और जो हमारा साथ में उसके बीच में हम रोटर है, तो ये दोनों के दोनों भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना स्टेटर के जनरेटर नहीं, और बिना स्टेटर के खाली रोटर भी कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे पहला तो हमको अपने मन में ये विश्वास करना होगा कि हम अपनी पीढ़ी के अंदर अपने जीवन साथी को उसका जो डिजर्विंग स्थान है वो देने का एक मन में अभ्यास डालें। और जिस क्षण ये हम दोनों के बीच में संबंध इस प्रकार का बन जाता है कि हमको सारी परिस्थिति को मिल के उसका सामना करना है, तो हमारी शक्ति दुगनी क्या 11 गुनी हो जाती है। तो पहली तो मेरी ये सलाह है कि हम सब लोग इस विषय पे चिंतन करें। अगर हमारे अपने दाम्पत्य जीवन में कहीं थोड़ा सा भी कहीं कुछ ऐसा लगता हो जिस पर चिंता करने की आवश्यकता है, तो हम उस पर चिंता नहीं करें, उस पर चिंतन करें। और चिंतन करेंगे तो हमको अपनी शक्ति का आभास होने लगेगा। आज हमको एक दूसरे की बहुत सख्त जरूरत है। बंधुओं, दूसरी बात क्या है, हम लोगों ने कभी देखा है कि कई तरह की रेस होती हैं, उसमें एक रिले रेस होती है। ज्यादातर रेस के अंदर जो आदमी शुरू करता है वही उस रेस को कंप्लीट करता है। और ये जो जनरेशन का मैटर है, ये रिले रेस है। मेरे पिता ने उस रेस को कभी आरंभ किया होगा, या उससे पहले उनके पिता ने आरंभ किया होगा। उन्होंने बैटन उनको संभाली होगी, उन्होंने बैटन मुझे संभाली है। मैं सही समय पे आके बैटन अपने बेटे को संभाल रहा हूँ, और ये भी देखने वाला हूँ कि थोड़े दिनों में मेरा बेटा जो है वो सही समय पे बैटन अपनी अगली पीढ़ी को संभाल देगा। इसका मतलब यह है कि रेस किसने शुरू करी थी हमको नहीं मालूम है, और हमारी ही इन पीढ़ियों का, चूंकि पिछली की कहानियां हमको मालूम नहीं, आगे के भविष्य की हमारी अपेक्षा है, हमको ये भी मालूम नहीं कि ये रिले रेस को खत्म कौन करेगा। तो इसलिए मान के चलिए कि ना ये पहले शुरू करने वाले का पता है, ना हमको खत्म करने वाले का पता है, पर रेस तो है। और निरंतर जो है उसमें बैटन जो है वो चेंज हो रही है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमको एक चीज समझनी होगी, देयर हैज टू बी ए जनरेशन फर्स्ट, और जनरेटर जो है वो लेटर। क्योंकि हमने स्टोर कर लिया है वो जनरेशन है, और जो हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो करने वाली जो मैकेनिज्म है वो जनरेटर है। तो जनरेशन भी हम ही है, जनरेटर भी हम ही है। ये भी एक रिले रेस है। कभी हम जनरेशन थे, आज हम जनरेटर हुए, और आगे जो हमारी जनरेशन है वो भी जनरेटर हो गया, आगे जनरेशन एक कर। अब इसमें जब गैप की बात आती है, तो गैप के लिए भी बड़ा एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने की इच्छा है मेरी। हम जिस आयु के वर्ग के यहाँ पर लोग हैं, आपको जरा ध्यान कीजिए कि हमारे पास पहले जमाने में, पुराने जमाने की गाड़ियां होती थी। उनके जमाने की गाड़ियों में एक डिस्ट्रीब्यूटर, या कभी कभी क्या होता था, गाड़ी सेल्फ तो आमतौर से होते ही नहीं थे हमारी गाड़ियों में, लेकिन अगर होते भी थे तो बड़े भाग्यशाली की गाड़ी में होते थे। पर जब वो स्टार्ट कर रहा है, सेल्फ ले रहा है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या धक्के से भी कर रहे हैं या हैंडल से भी कर रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो रही, तो तुरंत कोई मैकेनिक आके हमको ये बता देता था। और हम लोग चूंकि पुराने ड्राइवर होते, तो हम भी जब सीख गए थे उस बात को कि हम डिस्ट्रीब्यूटर की कैप के उसके अंदर एक कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट होता, उसको बोलते थे सीबी पॉइंट। सीबी का मतलब है कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट। अब जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, कॉन्टेक्ट ब्रेकर, अगर ये कॉन्टेक्ट ब्रेकर ब्रेक नहीं होगा तो स्पार्क नहीं होगा, और अगर स्पार्क नहीं हो, जो स्टार्ट होना है उसमें इफेक्टिव नहीं होगा। मैं खुद इन चीजों को जानता हूँ, क्योंकि मैंने वर्कशॉप चलाया अपनी यंग एज में, इसलिए मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ। पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट ब्रेक होना अनिवार्य है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं हो तो इसलिए क्या करते थे, उसकी गैप सेटिंग करते थे, और वो गैप सेटिंग कुछ थाउजेंड्स की होती थी। तो जो कुशल मैकेनिक है वो जानता था कि इसकी गैप सेटिंग का मतलब कितना गैप होना है, इससे कम नहीं होना, इससे ज्यादा नहीं होना। अगर हमारा गैप प्रॉपरली सेट है तो समझ लीजिए पार्क है, स्टार्ट हो जाती है। हमको ये देखना है कि जो हमारे को बताया नेचुरल गैप है, इस गैप की सेटिंग करना, तो इसको ये हम कहेंगे कि कैप द गैप। अगर हमारा ये कॉन्टेक्ट जो है कॉन्टेक्ट के बजाय डिस्कनेक्ट हो गया, कॉन्टेक्ट और कनेक्ट में अंतर होता है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं इसलिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, संकेत में बात समझ में आती है। हमको अपने कॉन्टेक्ट को तो रखना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके स्पार्क क्रिएट करना है। अगर लाइफ में स्पार्क नहीं हो तो लाइफ में वैसी थ्रिल नहीं रहती। और आजकल तो ड्रिंक्स हैं, उनके नाम ही स्पार्क हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे को अपने जीवन के अंदर में कुछ रस, कुछ आनंद लाना। तो हमने इतना हम लोग सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। सीनियर सिटीजन हम क्यों कहलाते हैं? सिर्फ इसलिए कहलाते हैं कि हमने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे पास और कुछ हो ना हो, शारीरिक शक्ति तो हमारी क्षीण हो गई है, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता पहले से भी ज्यादा प्रखर है। और बौद्धिक क्षमता जब बहुत प्रखर होती है और शारीरिक शक्ति थोड़ी घटने लगती है, एक स्वाभाविक परिवर्तन शरीर के अंदर आता है और मन में आता है कि आदमी थोड़ा सा खींचा होने लगता। जितना शरीर से मजबूत होगा और साथ में उसका दिमाग भी उतना ही काम करता होगा, तब तो एक संतुलन बना रहेगा। अब दिमाग ज्यादा काम करने लगे और शरीर कम काम करने लगे तो एक स्वाभाविक है उलझन की स्थिति आती है। पर उसके बाद भी हमारे पास पूंजी किस बात की है? हमारे पूंजी हमारे अनुभवों की है। बाकी तो सब कुछ धीरे धीरे हमारे हाथ से खिसकता जा रहा है, और वो खिसक नहीं रहा है, वो हम उस खिसकने के अंदर आनंद का अनुभव करते हैं। आप जरा सब ध्यान कीजिए, हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में हमारे मन में संतोष का भाव क्यों है? इसलिए है कि ईश्वर ने कृपा करके हमारे ही परिवार में, हमारे ही होश हवास में हमारी एक संतान को हमारी गोद में दिया है, और आज वो बड़ी होकर इस स्थिति में आ गई है कि हम बड़े संतोष से अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा व्यापार कारोबार उस व्यक्ति को देके बहुत शांति अनुभव करते हैं, जिसको हम अपना उत्तराधिकारी बोलते हैं, नेचुरल हेयर। तो क्या ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ये हमारे लिए कोई कष्ट का कारण है? बंधुओं, कष्ट का नहीं है तो बड़े रिलीफ का कारण। जिसके घर में उत्तराधिकारी नहीं होता, उसकी जरा स्थिति को देखिए, छटपटाहट क्या होती है। उसको ये लगता है कि मैंने सब कुछ जो कुछ ये किया है और जितनी मैंने ये संपत्ति अर्जित की है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? और अगर मेरे सामने मेरी संतान होती है और वो धीरे धीरे योग्य है, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। उसके हाथ में सब कुछ छोड़ते हुए मुझे अपने जीवन का लक्ष्य नजर आता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं अपने संतान को खड़ा करके जाऊं, एस्टेब्लिश करके जाऊं। तो उत्तराधिकारी होना, ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जब उत्तराधिकारी होता है तो बात वहीं आ जाती है, फिर उसी उत्तराधिकारी से हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं में हमको कहीं जरा सी भी न्यूनता लगती है तो मेरे शरीर को कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो मेरे भोजन की और सारी व्यवस्था तो करता है, मेरे लिए बहुत अच्छी सारी सुविधाएं भी जुटाता है। लेकिन मेरे को बस एक तकलीफ होती है कि वो मेरे साथ 5 मिनट मिल के बैठता नहीं है। ये मेरे जीवन का कष्ट है। किसी से भी पूछो भाई बात क्या है, तुम्हारा बेटा तो बड़ा योग्य है, रात दिन तुम्हारी इतनी चिंता करता है, मुंह से तुम बोलने से पहले तुम्हारे लिए चीज हाजिर करता है, फिर भी तुम्हारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतुष्टि का भाव है। तो हमको क्या लगता है कि असंतुष्टि हम उसको किसके साथ शेयर करें? आप अपनी आयु के जो आपके मित्र हैं, बहुत ही क्लोज होंगे, उसके साथ आप धीरे से शेयर करेंगे कि भैया वैसे तो सारे सुख हैं यार, लेकिन बस एक ही तकलीफ है कि हमारा बेटा कभी 5 मिनट के लिए हमारे पास बैठता नहीं है। ये है मेरे मन का कष्ट। ये मन का कष्ट जो है, ये मेरे शरीर का दुख नहीं है, ये मेरी आत्मा का आनंद की कमी का अनुभूति देता है। फर्क क्या है कि हमारी जो वैल्यूज है ना, वो बड़ी चेंज हो गई है। जैसे मैंने कहा था, डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स की कुछ और वैल्यूज थी, हमारी वैल्यूज कुछ धीरे धीरे और बनी है।
हम अपने ही बचपन का याद करें, अपनी जवानी का याद करें, तो हमारे माता पिता को भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ निराशाएं जरूर हुई होंगी। लेकिन उन निराशाओं को उन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट किया होगा, अगर वो हम याद करें तो हमको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने कितने धैर्य से हमारी बहुत सी गलतियों को स्वीकार किया और हमें कभी उसके लिए कुछ कहा नहीं। तो कहीं ना कहीं तो हमको ये शक्ति मिलती है कि अपने बच्चों के साथ भी हम कुछ उस तरह की उदारता तो बरतें। अगर उतनी उदारता बदलने का हमको प्रेरणा अपने पेरेंट्स से मिल जाती है बंधु, तो हमारा जीवन जो है थोड़ा और सुखमय हो जाए। वैल्यूज डिफरेंट होंगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन जब वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तो उसमें क्या होता है, दैट ब्रिंग्स इक्वल ड्रेस्टिक चेंज इन बिहेवियर ऑल्सो। जब वैल्यूज बदलती हैं तो बिहेवियर बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम सब लोग अपने जीवन में, मैं चूंकि वेदों का विद्यार्थी भी रहा हूँ, आज भी विद्यार्थी ही हूँ। वेदों में ये कहा गया है कि जितना हर व्यक्ति जब मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो ये वैदिक हमारी संस्कृति की मान्यता है कि वो 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है। 3 ऋण कौन से हैं? एक उसके ऊपर देवों का ऋण है, जिन देवों ने सारे पंचभूत तत्व को उसके शरीर के अंग बना के उसको एक शरीर दिया और माँ के गर्भ के अंदर उसको आरोपित करके विकसित होने का अवसर दिया। फिर हमारे ऊपर में पितृ ऋण और मातृ ऋण है, क्योंकि माता पिता के संयोग से तो हमारा जन्म हुआ है, और उसके बाद में माँ ने हमको गर्भ में धारण करके पाल के हमको एक मनुष्य का आकार दिया, वो हमारा ऋण है। और तीसरा ऋण हम पर ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण का मतलब लोग समझे ऋषि कहने से कि कोई दाढ़ी मूछ वाला बड़े बालों वाला व्यक्ति वो ऋषि होता है, ऐसा नहीं। ऋषि का अर्थ है हमारे जीवन में जिस व्यक्ति ने हमको कोई भी एक नया ज्ञान दिया हो, वो मेरी बड़ा भाई भी है, मेरी बड़ी बहन भी है, वो मेरे गली मोहल्ले का हर बुजुर्ग भी है, मेरा हर रिश्तेदार है, जिसने मुझे जीवन में कभी एक भी बात कोई सिखाई हो, मेरे ज्ञान में वर्धन किया हो, वो मेरे लिए ऋषि तुल्य है। और वो ऋषि तुल्य है तो उस ऋषि का भी ऋण मेरे जीवन में है। हम लोग जिस संस्कृति में पले बसे बड़े हुए हैं, और खास करके मेरी आयु के जितने यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, हम इसी ऋणी भाव से बड़े हुए हैं। और यही कारण था कि हमने अपने माता पिता का ऋण अपने जीवन में सदा माना। आज आप देखिए परिस्थितियां क्या हैं। आज कॉर्पोरल पनिशमेंट तो सोचने की बात है, जीरो हो गया है। जरा अपने बचपनों का याद कीजिए, मजाक में ही याद कीजिए कि कितने होंगे हम में से जो मुर्गे बने होंगे, जिनको उल्लू और गधा भी कहा गया होगा। कुछ थोड़े बहुत हाथ भी चलाए होंगे पिताजी ने, हमारे ऊपर जरूर सीधे किए होंगे, हमारे टीचर्स ने भी किए होंगे। क्या हमारे मन में कभी आज तक उनके लिए दुर्भावना पैदा हुई? आज की क्या स्थिति है? आज आप अपने बच्चे को तो हो सकता है कुछ कह भी ले, लेकिन आपका बच्चा अपने बच्चे को कुछ कह के दिखाए तो मैं समझूंगा कि कोई बहुत ही भाग्यशाली पेरेंट हैं जो आज भी अपने बच्चे को कुछ कहने की सामर्थ्य रखते हैं, नैतिक बल रखते हैं। क्यों? केवल अंतर क्या है कि ऋणी भाव की न्यूनता है। अब वैसे ही व्यवहार में देखिए, अगर मान लीजिए किसी आदमी का मेरे ऊपर में 1,000 रुपए का कर्जा है और मैं उसको अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ, तो वो किसी समय मिलता है और मुझे कोई एक छोटी मोटी जरा सी व्यंग्य की या कड़वी बात भी कर देता है, तो मुझे तुरंत याद आता है कि अरे मुझे तो अभी इसके 1,000 रुपए देने हैं भाई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं व्यवहार में बड़ा विनम्र होता हूँ। उद्दंडता की बात तो मेरे मन में कल्पना में भी नहीं आती जब तक मैं उसका ऋणी हूँ। हाँ, जिस दिन मैंने उसका ऋण उतार दिया और मेरे मन को कोई बहुत चुभी हुई है, तो हो सकता है मैं जाके फिर उसको बोलूं, देखो भाई अब तक तो मैंने तेरी बहुत सुन ली, लेकिन आज देखो अब मेरे पर ऋण नहीं है तुम्हारा, लेकिन अब बराबरी का हिसाब होगा। बंधुओं, जब तक ऋणी होता है तो विनम्रता होती है, और जैसे ही ऋणी भाव समाप्त होता है तो बराबरी का जब व्यवहार होता है तो उसके अंदर में उद्दंडता आना स्वाभाविक है। और वो स्वाभाविक इसलिए है कि इसका एक नेचुरल जो रीजन है, आपका और हमारी नई पीढ़ी के आईक्यू में जमीन और आसमान का अंतर है। आज भी हम जितने यहाँ बैठे हैं, शायद कंप्यूटर खोल के उसको ठीक से ऑपरेट करना हम में से अधिकांश को नहीं आता होगा, लेकिन आपका पोता आपसे जल्दी उस कंप्यूटर को खोल के आपको कहेगा बाबा जी बोलो क्या निकालना। कितना अंतर है उसकी और आपकी आयु में? 50-60 साल का अंतर है, लेकिन उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है। तो। 50 साल का अंतर है, लेकिन उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है। और जब उसका आईक्यू, तो। 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 और जब उसका आईक्यू
ये IQ जब ज्यादा होता है तो फिर हमारे बिहेवियर के अंदर में वो रिफ्लेक्ट होता है। जिस काम को मैं करता हूँ, मैं आज मान लीजिए आज भी 1 घंटे में करता हूँ, मेरा पोता उसको 10 मिनट में कर सकता है। आप उसको सिखाने की कोशिश करें तो वो क्या कहेगा, बाबा जी क्या बात कह रहे हो आप, ये आप इतनी देर कह रहे हो, इतना लंबा, ये इतना सब करने का है, मैं अभी आपको यूं 2 मिनट में करके दिखाता हूँ। उस समय हमको समझना होगा कि ये मेरा पोता मुझको सिखा नहीं रहा है, मेरा पोता मुझे अंडर वैल्यू भी नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे एक प्रकार से अपग्रेड करने का एक मौका दे रहा है। अगर इतना मैं समझ लूं तो फिर मुझे अपने पोते के व्यवहार में उद्दंडता नजर नहीं आएगी। मैं आपको ये अपना छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आप सबके जीवन में आया हो। मैं अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानता हूँ, हिंदी भी बहुत अच्छी जानता हूँ, पर मेरा एक स्वाभाविक जो इंसिस्टेंस रहता है अपने बच्चों के साथ और विशेष करके पोते के साथ, मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा जरा ये हिंदी का अखबार पढ़ के सुनाओ। वो मेरे को हिंदी का अखबार पढ़ के सुनाता भी है, लेकिन बाद में एक दिन मेरे से बड़े सुलभ बात में पूछता है, बाबा जी आपको अंग्रेजी नहीं आती ना? हाँ बेटा, बात तो ठीक कह रहा, अंग्रेजी तो वाकई नहीं आती, अंग्रेजी तो मैं तेरे से पढ़ूंगा, लेकिन तू हिंदी तो पढ़ ले मेरे से। अब आप देखिए कितने भोलेपन से उसने एक बात कही है। उसने मेरी कमी नहीं बताई है, उसने ये बताने का प्रयास किया कि आज के इस अंग्रेजी के माहौल में आप हिंदी पे इतना ज्यादा जो इंसिस्ट कर रहे हो, ये है नॉट इन कीपिंग विद द टाइम। ये मुझको समझना होगा कि मेरे पोते ने मेरा अपमान नहीं किया, डिवैल्यू नहीं किया। जब जरा और बड़ा हो जाएगा उसको समझ आ जाएगी, अभी तो बहुत भोला है, जो उसके मन में है वो उसने मुंह पे बोल दिया। यही तो बच्चे, इसीलिए बच्चों को मन के सच्चे बोलते हैं। हमको इन छोटी छोटी चीजों के अंदर में से कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेने का अभ्यास होना चाहिए। हम सामान्यतः ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं लेते, बल्कि उसको अपनी उपेक्षा मानते हैं, और अपनी उपेक्षा मान के कहीं ना कहीं हमारी जो ईगो है वो हर्ट होती है, और हम निरंतर ये अनुभव करते हैं कि हम कहीं ना कहीं इंसल्टेड फील कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदलें। आज क्या स्थिति हो रही है कि हमारे और उनके बीच में जो एक ये गैप है, ये गैप क्या हो गया, ये क्रेवाइस हो गई। क्रेवाइस का मतलब एक ऐसी दरार हो गई है कि उसको अगर समय रहते हम नहीं भरते तो दैट लीड्स टू स्प्लिट। और ये हो रहा है, आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। बच्चे के विवाह होते ही तुरंत उसके रंग बदल जाते हैं, और उसके नहीं बदलते तो उसकी पत्नी उसको समझाने का प्रयास करती है। और पेरेंट्स के साथ रहना तो आज ये लगता है कि ममाज बॉय। तो ये वो बेटा भी आपका सुनता ही है, कब तक किसको रेजिस्ट करेगा, कितना कर पाएगा, ये तो परिवार के संस्कारों पर निर्भर करता है, और आपके भाग्य पे और उसके भाग्य पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, परिस्थितियों के अंदर ये परिवर्तन तो आ रहा है। अब मैं इसके पीछे 3 कारण और भी समझता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। हमारे में और नई पीढ़ी में अंतर क्या है? हम 3 तरह की जिंदगियां जीते हैं। हम अपने पास्ट में भी जीते हैं, क्योंकि हमको अपने पिछले सारे संबंधों का अच्छी तरह से ध्यान है, तो उसका बैगेज हम अपने साथ कैरी करते हैं। कोई हम में से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने पास्ट को कभी भी भूलता हो, क्योंकि हमारे पास्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ही इवेंटफुल था, इसलिए उसको भूलने का कोई कारण भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कोई हमारा माइनस पॉइंट है, मैं ये बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। तो जब रियलिटी टेस्ट क्या है कि हम 3 तरह की लाइफ जीते हैं, वी लिव इन द पास्ट एंड बैगेज, वी लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, हमारा जो आज का व्यवहार है वो सेल्फ डिनाइल का है। हमारा बेटा भी हमको कोई ये जरा बीच बीच में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा तंग करता है। आप लोग जरा ध्यान कीजिएगा इस व्यवहार पे। हम सब करते हैं, और मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। बड़े चाव से हमारा बेटा कोई चीज हमारे पास ला के दे, हमारी बेटी हमको ला के दे, और वो कितनी बड़ी सुंदर ऐसी हो जो हमने, जिसके हम अभ्यस्त नहीं है, क्योंकि हमने इतनी महंगी चीजें कभी खरीदी नहीं है। तो आने के बाद उसका हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम बहुत खुशी से उसको ये बोलने के बजाय कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे लिए क्या लाए, हमारा एक नेचुरल रिएक्शन, क्योंकि हमारा रियरिंग ऐसा हुआ है, हम उससे ये पूछते हैं, अरे ये कितनी महंगी चीज तुम ले आए, ये कितने पैसे की है? उसका पहला क्वेश्चन ये होता है, आप पैसे क्यों पूछ रहे हो?
आपको इसके अंदर में एंजॉय करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, ये पैसे क्यों पूछ रहे हो? अब आप समझिए ना, उसके व्यवहार में कोई कमी है ना मेरे व्यवहार में कमी है, क्योंकि मैंने दरिद्रता देखी है। पैसे की कीमत मुझे जो मालूम है, उसने वो दरिद्रता भगवान की कृपा से नहीं देखी है। और हमने भी नहीं चाहा कि वो दरिद्रता देखे, क्योंकि हमने परिश्रम करके उसको यथेष्ट एस्टेब्लिश किया है, उसमें हमारा भी योगदान है। लेकिन उसने उस संपन्नता को देख के उसका दृष्टिकोण उस पैसे के प्रति कुछ और है। उनको एक ही शिकायत होती है कि आपके लिए कुछ भी चीज लाएं तो आनंद ही नहीं आता, क्योंकि आपको दें तो आप तो उसके अंदर में 10 चीज और ढूंढते। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ वो जिसमें वो खुशी का अनुभव कर रहे हैं, हम भी उसमें खुशी का अनुभव करें। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं तो सेल्फ डिनायल के मोड में। मेरी जेब में कितना भी पैसा हो, मैं उस पैसे को फेंकता नहीं हूँ। रेस्टोरेंट में जाके आज भी 2,500-3,000 रुपए का खर्चा है, डिनर पे लंच पे नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि मेरी रियलिंग क्या है। मैं आप लोगों को बार बार एक बात कहना चाहता हूँ, मैं गुण और दोष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल एक रियलिटी के टेस्ट कर रहा हूँ कि आपके और हमारे उनके सोचने में अंतर क्या है। अंतर केवल यही है कि वो प्रेजेंट में जीते हैं और हम प्रेजेंट में जीते भी हैं तो सेल्फ डिनायल के मोड में जीते हैं। आज भी सब कुछ होते हुए हम लेविश नहीं है, स्पेंड थ्रिफ्ट हैं। और तीसरी हमारी क्या है, हम फ्यूचर में भी जीते हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि मेरे बेटे के पास क्या है, मेरे पोते के लिए क्या है। और मन में ये चिंता है कि इतना यथेष्ट है ना कि मेरी 3 पीढ़ियां जो है ठीक से एंजॉय कर सकें। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो भाई साहब दे लव टू लिव इन प्रेजेंट ओनली। आप कभी बात करके देखिए, अगर ज्यादा से ज्यादा उनको आप पास्ट और फ्यूचर की बात करें, तो मैं ये कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं दे रहा हूँ, पर एक एवरेज फिगर दे रहा हूँ। वो 10 साल पीछे जाने की इच्छा नहीं रखते, 10 साल आगे से के 10 साल से आगे से ज्यादा सोचने की इच्छा नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि जैसी सिचुएशन आएगी उसको फेस कर लेंगे। और 10 साल से पुराने अगर कोई रिश्ते हैं तो वो ऑब्सोलीट हैं, आज उनकी जरूरत क्या है, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते और परमानेंट एनिमीज भी नहीं होते। वो ये फील करते हैं कि मनी कैन बाय एनीथिंग। आज भी हम क्या समझते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, संबंध बहुत बड़ी चीज है। हम उन संबंधों को नष्ट करते करते अपने साथ में एक ऐसी स्थिति कर लेते हैं कि अपने मन को मार के जीते हैं। नई पीढ़ी अपने मन को नहीं मार के जीती है, उनके साथ रहने वाले हर व्यक्ति को मन को मार के उनके साथ जीना पड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो प्रेजेंट में, वो केवल प्रेजेंट में जीते हैं और हम 3 में जीते हैं। तो ये हमारे पे बहुत बड़ा बोझ है। इस बोझ को भी हम समझने की कोशिश करें कि व्हेन हाउ वी कैन ट्रेवल लाइटर। जो कहते हैं ना कि अगर ट्रेवल करना है तो आनंद जब ये जब बहुत लाइट ट्रेवल करें हम। तो जितना भी बैगेज हम कम कर सकते हो, ये मैं केवल एक परामर्श के रूप में आपको अपनी आयु के लोगों को एक मित्रता के नाते कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूँ, जो मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई आपसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अपने को नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये रियलिटी टेस्ट है। हम ये मान के चलें कि हमारे साथ ये 3 बैगेज है, उनके साथ में कोई बैगेज नहीं। इसलिए क्या परिस्थिति है, हमने जो 3 दिनों के साथ जीता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो बड़े हैं उनके लिए तो आज तक भी अब उनकी तो राइट्स को मानते ही हैं और उनको ऑनर भी करते हैं। और साथ में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके लिए ड्यूटीज भी फील करते हैं। और जब हम ड्यूटीज फील करते हैं तो मन के किसी कोने में हमको ये भी लगता है कि जो हमारी ड्यूटीज हैं, हम उन ड्यूटी को पूरी कर रहे हैं, तो वो ड्यूटीज जो है दे आर इन टर्न जनरेटिंग अवर राइट्स एज वेल। ये तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ तो मेरा ये अधिकार तो स्वयं बनता है, उसको मैं मुंह से कहूँ या ना कहूँ। लेकिन मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जिसके लिए मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ये तो उसकी ड्यूटी है। वो ये समझे कि जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ड्यूटी की है तो क्या ये राइट नहीं है मेरा कि मैं एक्सपेक्ट भी करूँ उनसे कुछ। ये जो हमारी ड्यूटी और हमारी जो वो है, तो हम अपने यंगर्स के लिए भी ड्यूटी महसूस करते हैं, अपने बड़े पेरेंट्स के लिए उनके राइट को ऑनर करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, उन राइट्स की वजह से ही सामान्यता कन्फ्रंटेशन, जो बात हम मुंह से भी नहीं कह रहे लेकिन मन से एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कि ये तो हमारा राइट था और हमको ये नहीं मिलता है, तो फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव होता है।
और इसी को हम जनरेशन गैप की भी एक तरह की संज्ञा देते हैं। हम क्या करते हैं, वी लिव द लीस्ट फॉर अवरसेल्फ। अपने लिए तो बहुत ही कम जीते हैं हम। किसके लिए जीते हैं? अपने रिश्तेदारों के लिए जीते हैं। आज भी मेरे बड़े भाई हैं तो मैं उनके लिए जीता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं मैं उनके लिए भी आज की परवाह करता हूँ। मेरा बेटा अपने चाचा और ताऊ के लिए उस तरह का सोचता हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई के लिए कैसा सोचता हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड रिलेशन है, तो मेरी सोच उसके प्रति और हो गया ना? उनके प्रति बहुत कर अंतर। दिया उनको। मुझे कुछ हाँ, कह हो रहे गया हैं क्या? जैसे। नहीं 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 शुड आई स्टॉप? नहीं, अब समय 5 मिनट और कर लीजिए, पूरा समय हो रहा है इसलिए हाँ मैं समझ रहा हूँ, बस हम्म। 5 ही मिनट में बात खत्म करेंगे। वैसे मैं एक निवेदन कर दूं, विषय इतना बड़ा है कि ये एक लेक्चर में भी पूरा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपने समय की बाध्यता को देख के आज जितना 5 मिनट में कर सकेंगे उतना करेंगे, लेकिन मैं 2-3 बातें बताना जरूर इस 5 मिनट में चाहता हूँ। हमारी स्थिति क्या है कि हम बॉन्डिंग, वी लव बॉन्डिंग, हम किसी ना किसी से बंधे रहना चाहते हैं, और नई पीढ़ी जो है वो बॉन्डेज मानती है इसको। हम बॉन्डिंग कहते हैं, वो उसको बॉन्डेज कहते हैं। आप अपने किसी भी संतान में अपने बेटे को कह के देखिए, जब कहीं बाहर जा रहा है वो किसी शहर में, तो आप सबसे पहले बड़े चाव से कहेंगे, तू जानता है उस शहर के अंदर मेरा एक दोस्त रहता है, तुझको मालूम है तेरी एक बुआ रहती है, तुझको ये मालूम है तेरे एक वो रिलेशन रहता है, और उसको मिल के आना। आप तो बड़े चाव से बता रहे हैं, आप उसका जो नेचुरल रिएक्शन है, अरे पिताजी क्या बात कर रहे हो आप? डैडी मेरे पास कहाँ इन सब चीजों के लिए टाइम है, देख लूंगा मैं, टाइम होगा तो मैं बात कर लूंगा। क्योंकि क्या है, हम उसको बॉन्डिंग समझते हैं, वो उसको बॉन्डेज समझता है। हमारी बॉन्डिंग और बॉन्डेज की डेफिनेशन जो है उसमें बड़ा अंतर है। हम इस बात को समझने का प्रयास करें। हमारी जो नई जनरेशन है वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखती है ना बॉन्डेज रखती है। वो क्या समझती है कि रेसिप्रोकेटिव रिलेशन होने चाहिए। इसमें ऑब्लिगेशन क्या है, मेरा टाइम आएगा मैं कर दूंगा, उसका टाइम होगा वो कर देगा, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर में काहे का वो रह गया, आसान काहे का रहेगी। हम लोग एहसान हर चीज में ढूंढते हैं। किसी ने मुझे जरा सा कुछ किया तो मुझे 20 साल पहले का याद होता है कि अरे उसने उस टाइम मेरे लिए इतनी सी हेल्प की थी, आज उसका जरा सा आज के इंडेक्स से कैलकुलेट करें तो आज उसका प्रेजेंट वर्थ इतनी बनती है। तो मैं उस समय के 100 रुपए को आज के 1 लाख रुपए के बताने के बाद ये कोशिश करता हूँ कि उस आदमी का मेरे पे एहसान है। नई पीढ़ी इस एहसान को नहीं मानती है। और साथ में बड़ी बात क्या होती है, इसलिए वो गिव एंड टेक में विश्वास करते, ये साथ लिया वो साथ दिया, कोई एहसान नहीं, नो ऑब्लिगेशन। और इसलिए क्या करते हैं, वो टीजर्ड फील करते हैं अगर उनको हम बांधने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली वैल्यूज से। आपने बैलून को देखा है, बैलून में जब गैस भर देते हैं तो उसको टीजर्ड कर देते हैं और एक डोरी से लेके नीचे से बांध देते हैं खुंटी से। और जब तक उसको बांधते नहीं है तो बैलून तो उठना चाहता है लेकिन उस खुंटी से बंधा हुआ है, तो फील टीजर्ड। नई जनरेशन जो है दे फील टीजर्ड अगर हम उनको बांध के अपनी फैमिली वैल्यूज के साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आकाश में बड़े ऊंचा उड़ना चाहते हैं। और उनको ये कोई भी चीज अगर बाधा की लगती है तो लगता है कि ये सब बातें जो है मेरे लिए बंधन है। मैंने आपको आज के समय में जितना आवश्यक हो सकता था, जितना मेरे लिए संभव हो सकता था, वो मैंने आपको बताया। वो वर्चुअली एक लाइफ जीते हैं, हम 3 लाइफ जीतते हैं। आज के लिए इतना काफी है। आप इसके ऊपर में थोड़ा सा चिंतन कीजिए। मैं किसी को कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल एक रियलिटी को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे हमें जिसको जिसको भी अपने जीवन में कुछ भी थोड़ा सा भी क्लू मिला हो तो मुझको लगेगा कि मेरा बोलना सार्थक हुआ है, आपका सुनना सार्थक हुआ है। और अगर आवश्यकता हुई, विष्णु जी का आदेश हुआ, रघु जी का दोबारा से संयोजन हुआ, आप फिर कभी कहेंगे तो फिर इस विषय पर मिलेंगे। क्षम। बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव जी। मेरा जरा होस्ट से ये निवेदन है कि सबको स्वतः अनम्यूट करने की अथॉरिटी दे दें, क्योंकि समय नहीं है, जिस किसी को बोलना है वो अनम्यूट करके बोल सके। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, जरा उनको कह दीजिए, उसको सबको अलाउ कर दें। कर दिया सर, कर कर दिया दिया जी, कर कर दिया दिया जी। कर दिया। दूसरा यह है कि रविदेव जी ने जो बातें कही वास्तव में इतना गूढ़ सब्जेक्ट है, हम अगली मीटिंग में पुनः इस
सब्जेक्ट को लेंगे, लेकिन कोई भी प्रश्न है तो आगे 5 मिनट में मैं निमंत्रित करूंगा कि कोई भी प्रश्न हो तो पूछने के लिए रविदेव जी उपस्थित है और उनको देना चाहिए। देखिए, इसमें मेरा एक निवेदन है, 5 मिनट में कोई नहीं भी पूरा होता हो, आप स्वतंत्र हैं, मुझको लिखित में क्वेश्चन भेजिए, मैं फिर भी आपको उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेसिडेंट साहब पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बताइए भार्गव साहब। भार्गव साहब, अनम्यूट करिए अपने को, अनम्यूट करिए भार्गव साहब, अनम्यूट करिए। नहीं हुए अभी, नहीं, अभी म्यूट है। अनम्यूट करिए। आप हमारा होस्ट कर देगा अनम्यूट भार्गव साहब को। नरेंद्र जी कर दीजिए जनरेशन अगर गैप कर है, सकते हैं तो। यही जनरेशन गैप है, मैं नई रिक्वेस्ट जनरेशन भेज आके सकता अभी हूँ, ठीक एक्सेप्ट करेगी। तो नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अटेम्प्ट तो उनको ही करना पड़ेगा। अनम्यूट करें भाभी, पुष्पा भाभी जी अनम्यूट कर देना। हाँ हाँ, हो गया। अब बोलिए। ऐसा है, मेरा एक सुझाव ये है कि इस वार्ता को अभी हम कंटिन्यू करें अगले महीने और उसके बाद, ठीक। क्योंकि बहुत से प्रश्न पैदा होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर माननीय स्पीकर साहब से मिलने हैं, मगर वो 5 मिनट में नहीं हो पाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है कि अगली मीटिंग में जो 28 जुलाई के लिए रखी है उसमें ही इसको हम कंटिन्यू करें। बहुत सुंदर। मुझे कुछ कहना और भी है, वो जी। मैं बाद में कहूंगा, पहले इतना ही काफी है इस समय के लिए। गुप्ता जी, रविदेव जी स्वीकार है। हाँ, मुझे भाई साहब, मैं तो आपके आदेश से बंधा हुआ हूँ। नहीं, आपकी तारीख खाली होनी चाहिए। अच्छा, और किसी को कहना, अपने को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, जिस किसी को भी बोलना है, तो क्या अपने को अनम्यूट करें। गोयल साहब, आपने बताया था लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। लास्ट सैटरडे ऑफ 27 तारीख है, 28 नहीं है। 28 नहीं है, 27 है। बिल्कुल हाँ। correct। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, 27 तारीख होगी। अनिल पोद्दार जी, अनिल पोद्दार जी कुछ बोलेंगे? नहीं, धन्यवाद बहुत। नहीं तो अब जो है मेरा एक प्रश्न है रविदेव जी, मैं एक ये मेरा निवेदन है कि देखिए, हम जब आपने कहा कि हमारी शक्तियां छीन हो रही हैं, ये या कौन बीच में बोल रहा है? डॉक्टर एनके गोयल, डॉक्टर एनके गोयल। हाँ, जब हमारी शक्तियां छीन हो रही हैं और बच्चों की शक्तियां बढ़ रही हैं, तो हमें उनकी बात को सुनना, समझने की कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी ही पड़ेगी। देखिए, अपने इसमें प्रभुत्व को कम करना ही पड़ेगा। देखिए, इसमें मेरा एक छोटा सा निवेदन है। संतान का मतलब क्या होता है? सम्यक वितान। जो संतान है वो हमारा ही एक्सटेंशन है। अगर मेरा शरीर कमजोर हो रहा है और मेरे पुत्र का शरीर बलिष्ठ है, तो समझिए मैं रिजुवेनेट हो रहा हूँ। वो नहीं है, मैं ही हूँ जो मैं उसके रूप में रिजुवेनेट हो रहा हूँ। जिस दिन मैं समझने लगूं कि उसकी ताकत मेरी ताकत है, तो मैं अपने को फिर कमजोर नहीं मानूंगा। लेकिन हमें उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सुननी भी पड़ेगी। स्वीकार, तो जो रियलिटी है उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो कष्ट हम ही पाएंगे। लेकिन हम आनंद का अनुभव करें, पॉजिटिविटी। मेरा बेटा इतना मजबूत है, उसके हाथ का सहारा है, तो मैं गिर नहीं सकता हूँ। और कोई सज्जन प्रश्न करना चाहे तो उंगली उठाएं, और भार्गव साहब का तो कहिए, बतलाइए, स्वागत है। देखिए, मैं इसमें एक सब लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं, इसके दो पक्ष हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारे यंगर जनरेशन की क्या है वो भी हमको मालूम होनी चाहिए। राइट। सीनियर सिटीजन के नाते ओल्डर जनरेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी बहुत कुछ तो की है, बहुत कुछ अभी भी बतानी बाकी है। हमको दोनों पक्ष के साथ न्याय करना होगा, तब हम समाधान पे पहुंचेंगे। हम नई पीढ़ी को कोसने लगे, ये समाधान नहीं है। नई पीढ़ी हमको दोष देने लगे, ये भी समाधान नहीं है, क्योंकि वो हैं तो हमारे कारण से हैं, और आज हम अपना बुढ़ापा अगर बिता रहे हैं तो उनके कारण से हैं। इसलिए हम एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जिस दिन हम कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे बंधुओं, कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक।
बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। अब और कोई प्रश्न करता हूँ? विष्णु भाई साहब, एक तो आज शायद बीएम चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं बम्बई से। अच्छा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मैं चाहूंगा इसके बारे में 2 शब्द अवश्य वो बोले। चतुर्वेदी जी का स्वागत है भैया। हमारे लिए सभी चतुर्वेदी सम्मानीय है। वो चौबे जी कहे, चतुर्वेदी जी कहे, कुछ भी कहे, मथुरा की है, हमारे लिए सम्मानीय है। स्वागत है चतुर्वेदी, फरमाइए। आपका स्नेह है, और रविदेव जी ने बहुत ही सामायिक विषय पर चर्चा की है, और जीवन का अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ इसमें आज की वार्ता में दिया है। नदी जैसे गंगा जी और जमुना जी मिलती है प्रयागराज में, तो एक पॉइंट पे नहीं मिलती है कि 001 पॉइंट पे जाके वो मिल रही है, वो मिलती चली जा रही है। बालक जो है वो 25 साल का हुआ, उसके बाद आपने विवाह के लिए संबंध ढूंढे, फिर विवाह किया, फिर बहू आई, उसका कुछ लाड़ करो, उसको लाड़ करके बेटी की तरह से उसको लाड़ करके रखो, उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बहू के ऊपर ना आए। तो ये समय के साथ चलेगा, और ये गंगा जमुना की धारा कुछ मीलों तक साथ चलेंगी, मतलब, और फिर आगे जाके सरस्वती जी मिलेंगी या जैसे भी होगा। तो ये एक कट ऑफ पॉइंट नहीं है कहीं पर भी जीवन में, ये एक चलने वाली यात्रा है। उसको आप चलते चलते, जैसे मथुरा में आप परिक्रमा देते हैं, तो थोड़ा आप आगे चलते हैं, 4 मंदिर के बाद रुक जाते हैं, साथ वाले और 4 मंदिर आगे चले जाते हैं, फिर वो वहां रुक जाते हैं, आप लपक के वहां पहुंचते हैं। तो ये जीवन का यात्रा है, और इसको हर्षोल्लास से निकालना चाहिए। ये बात जरूरी है कि सुनना जरूर चाहिए सारे पक्षों को, और आज के दिन में सुनने को कम मिलता है तो उसकी ग्रीवांस भी नहीं करनी चाहिए। ये बात भी रविदेव जी ने बहुत सही कही कि ग्रीवांस नहीं करे, मेरा बेटा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है तो समझता है, जो चीज समझ रहा है सारे में, उसको क्या बोले, मतलब समझिए। तो बहुत अच्छा रहा आज की वार्ता, और बड़ा आनंद आया आप लोगों के सबके साथ में, और सबके चित्रों को वीडियो देखते हुए आप लोगों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही मिलते रहो करो। अभी 1 मिनट विष्णु जी। चतुर्वेदी जी ने अभी प्रयागराज की बात की, इतना सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया है, मैं इसलिए उसको थोड़ा सा एल्यूसिडेट करना चाहता हूँ। हम प्रयागराज में त्रिवेणी देखते हैं, संगम बोलते हैं। संगम क्या है? 2 नदियों का संगम है, एक यमुना है, एक गंगा। हमको ये मालूम है कि यमुना का रंग पानी का नीला होता है और गंगा का रंग हरा होता है। जब ये दोनों मिलती हैं तो उसको संगम बोलते हैं। दोनों मिलके फिर एक धारा आगे चलती है तो 3 वेणी हो गई, इसलिए त्रिवेणी। अब इसमें चमत्कार क्या है? जो चतुर्वेदी जी ने जो बात कही वही उसी बात का फ्यूजन है। क्या आगे जब वो नदी मिलके चलती है उसको गंगा जमुना बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? कि उसके अंदर में प्राबल्य किसका है? प्राबल्य चूंकि गंगा का है, यमुना उसमें विलीन हो गई है, तो इसलिए इलाहाबाद के बाद, प्रयाग के बाद उसको केवल गंगा बोलते हैं। मेरी और मेरी पीढ़ी का बस यही संबंध है, मैं स्वयं को उसमें विलीन कर दूं और उसके नाम से जाना जाऊं, इसमें मेरी सार्थकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे बीच में डॉक्टर हरि सिंह पाल है, मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब 2 शब्द आप कहें। जी महान विद्वान है हिंदी के। हम तो ब्रज के बालक हैं जी। और ब्रज माधुरी के माध्यम से बात कहते रहे। आज माननीय श्री रविदेव जी की जो वार्ता सुनी वो बहुत ही हमें अच्छी लगी, और हम समझे कि ये जो एक कहें कि सरल और सहज भाव में कह देने वाली, सरल सहज और बोधगम्य जो शैली है इनकी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये पंडिताई जो भाषा कहें कि पांडित्यपूर्ण, उससे बिल्कुल अलग, एकदम सरल सहज भाव में कह देने इनकी खूबी है, और बहुत बड़ी बात है। और एक जो जनरेशन गैप की जो बात है वो हमारे यहाँ ब्रज में कही जावे कि भैया जब बहू आवे तो कहे कि साहब जब मैं बहू बन के आई तो सास अच्छी ना मिली,
और अब मैं सास बन गई हूँ तो वो बहुत अच्छी ना मिले। तो ये जो है असंतुष्टि का भाव, ये हमारे उसमें भी है। मतलब हमारा वर्क कहें कि भाई हमारे पिताजी ने हमारे लिए ये नहीं किया जी साहब, जबकि उनके पिताजी ने ये कर दिया। तो आज हमारे बच्चे उनसे करें कि हमारे भाई हमारे पिताजी ने हमारे पापा ने क्यों अच्छी जगह काम मकान नहीं लिया। हो सकता है कि उसका उसका बेटा फिर उससे वो कहेगा कि भाई इससे और अच्छी जगह क्यों नहीं लिया। तो ये तो असंतुष्टि का भाव, यही ब्रज भाव है। और ब्रज भाव का जो मैं जो सामान्य सा अर्थ करता हूँ, वो चरैवती है कि चलते रहो, और इसी में जीवन है, यही चलता रहेगा। और ये सदियों से मतलब जब से मानव ने जन्म लिया है तब से ये असंतुष्टि का भाव है। ये असंतुष्टि ही मानव को पूर्ण बनाती है कि हम कैसे उसमें पूर्णता की ओर बढ़ें। ये जो है मूल मूल है इसमें, जो जनरेशन गैप हमें जिसे कह रहे हैं, इसको गुप्ता जी ने बड़े बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है। तो मैं तो बहुत बहुत आभार प्रकट करूं कि आपके माध्यम से वो ये सुंदर सी वार्ता सुनने को मिली। धन्यवाद। अरे आपने भाग लिया, मैं कहती हूँ। मैं चाहूंगा विजय पोद्दार जी, विजय भाई। और सब लोग बोल चुके, मैं क्या बोलूंगा। नहीं, आशीर्वाद तो दीजिए प्रभु जी। नहीं, बहुत बहुत सुंदर वार्ता हुई, बहुत रुचिकर हुई, और बहुत गंभीर और यथार्थवादी वार्ता हुई। मेरा सिर्फ एक यही कहना है, मेरा विश्वास ऐसा है, जो कुछ मैंने जीवन में देखा है, समझा है, कि घर में बचपन से जो संस्कार बनते हैं, घर में जो वातावरण होता है, जो संस्कार बनते हैं, काफी देर लगी ट्रैफिक था। मैं एक निवेदन करूंगा। एक मिनट, पोद्दार साहब बोल रहे हैं, कृपया हम लोग 2 मिनट सुन लीजिए। पोद्दार साहब बोल रहे हैं, कृपया अपने को म्यूट रखें प्लीज। जितनी भी संख्या में जुड़े हुए हैं, इसमें कुछ 5-6 महिलाएं हैं। मैंने उनके नाम पढ़े हैं, शिल्पी हैं, विजय लक्ष्मी है, मीरा जी, तुलिका है, पूर्णिमा है, और भी हो सकता है। वो मेरा निवेदन है कि महिलाओं में से कोई एक बहन जरूर। जरा पोद्दार साहब बात पूरी कर ले, फिर मैं बुला। पोद्दार साहब, आप कह रहे थे संस्कार के लिए। मैं यही कह रहा था कि अपने परिवार में जो संस्कार होता है, तो बचपन से उसका असर अवश्य होता है बालक पे। वो कितना ही बड़ा हो जाए, बहू आ जाए और कुछ हो जाए, सब हो जाए, फिर भी वो संस्कार जो है सब जाते नहीं। कहीं ना कहीं वो उसको अगर भटक भी रहा हो तो वापस रास्ते पे ले आते। मेरा ऐसा विचार है। इसलिए घर में वातावरण अच्छा होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। बातों में वेदों की बात भी आई है, समाज का बैकग्राउंड इनका भी है, सबका है। मैंने अपने घर में भी देखा है कि हवन करते हैं, तो हम लोग के पिताजी हवन करते थे, दादाजी हवन करते थे, तो 5 साल की उम्र में ही साथ में हम लोग को बैठा देते थे। हमको समझते नहीं थे क्या हो रहा है, लेकिन कानों में मंत्र तो पढ़ते थे, वो आत्मा में कहीं न कहीं जाके उनका असर होता है। तो संस्कार बहुत आवश्यक है, उससे जनरेशन गैप जो है वो आनंदमय हो जाता है, कष्टमय नहीं होता। बस मेरा यही कहना। मीरा जी मौजूद है, मीरा गोयल। मीरा गोयल सुन रही है क्या? मीरा गोयल, मीरा गोयल है? भाई साहब आज के.एस. गुप्ता जी भी हैं शायद। हाँ, गुप्ता जी, के.एस. गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा। गुप्ता जी, शाह गुप्ता जी है, वृंदावन से है। आई एम वेरी मच देयर, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, सब बढ़िया है, मुझे कुछ नहीं बोलना। बढ़िया है सब। आपका फोटो तो खोल देती मीरा, जिससे नमस्ते कर नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप चलिए, नमस्ते, थैंक यू सब। ठीक, बहुत सुंदर। गुप्ता साहब को मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप फरमाइए। हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा कि किस तरीके से संबंध रखने चाहिए बच्चों के साथ। तो बेटा और बेटी के बीच में आपने संबंधों का क्या किस तरीके से रखते हैं? बिल्कुल बराबर के रखते हैं या कुछ फर्क रखते हैं? उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये अगली मीटिंग में फिर बात करें तो इस बात पे। रविदेव जी, मैं इनका विषय अभी प्रश्न नहीं समझ पाया। मेरा मतलब ये है कि बिटवीन सन एंड डॉटर, हाउ यू कीप योर रिलेशन, डू यू कीप एनी डिफरेंस बिटवीन द टू अपने, या बराबर से किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं?
देखिए, ये प्रश्न बड़ा गंभीर है और पहले के टाइम में और आज के टाइम में परिवर्तन समाज के वातावरण में वैसे भी बहुत आ गया है। पहले ये माना जाता था कि लड़की का होना ही परिवार के अंदर बड़ा कष्ट का वो कारण माना जाता है। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। ये तो व्यवहार की बात है, लेकिन आपने सिद्धांत की बात पूछी है। जी हाँ। मेरा ये कहना है, ईश्वर हमको दो प्रकार के दायित्व देता है। एक तो हमको दायित्व इस प्रकार का देता है कि हम किसी की धरोहर को भी कितना संभालने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो पुत्री के रूप में हमको एक उपहार देता है। क्योंकि पुत्री मेरे घर की लक्ष्मी नहीं है, वो अन्य किसी के घर की लक्ष्मी है, जिसको मैंने संभाल के एक एहतियात, जैसे कहे ना, मेरे धरोहर है मेरे पास, और उस धरोहर को मैंने एक योग्य, सुयोग्य नागरिक और सुयोग्य वधु बना के किसी के घर की प्रतिष्ठा बनाना है। ये संस्कार भी मुझको देना है। तो एक तो ये जो देने की प्रवृत्ति है, ये केवल उसी घर में होती है जिस घर में बेटियां होती हैं। जिस घर में बेटा है उसके अंदर हमारी ये अपेक्षा होती है, ईश्वर ने ये दायित्व दिया कि आपको अपना परिवार चलाने के लिए आप स्वयं सक्षम नहीं है, आपको किसी के घर से उसकी बेटी को लाके अपने घर की लक्ष्मी बनाना होगा। उसके साथ आप बेटी का जैसा व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये भी एक हमारे लिए ऐसी टेस्ट भगवान देता है। जिनके घर में पुत्र भी है, पुत्रियां भी हैं, उनका व्यवहार बड़ा संतुलित होता है। जिनके घर में केवल पुत्र हैं, उनके व्यवहार में सामान्यता, उद्दंडता दिखाई देती है। जिनके घर में केवल पुत्रियां हैं, उनके व्यवहार में दीनता दिखाई देती है। तो ये जो दीनता और हीनता, ये केवल समाप्त कब होती है? जब परिवार के अंदर एक संतुलन हो। और अगर ये हो जाए कि भगवान ने एक बेटी दे दी, एक बेटा दे दिया, आप और मैं इतने संतुष्ट होते हैं कि भगवान ने बिल्कुल बैलेंस कर दिया, एक बराबर कर दी। मेरे बेटे को भी नारी जाति का सम्मान करना जब सीखेगा जब उसके घर में उसकी बहन होगी। जिसके घर में बहन नहीं है, वो नारी जाति के सम्मान करने के संस्कार नहीं पा पाता है। तो ये ईश्वर का बहुत बड़ा संतुलन है कि हम सबको, ना किसी को घमंड होने देता, और जिसके घर में बेटी है वो तो घमंडी भी हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो बहुत संक्षेप में बताया, ये विषय में विस्तार से सुंदर विश्लेषण। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अब समय हो चुका है, मैं दीपक गोयल जी से प्रार्थना करूंगा कि आज के वक्ता जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री दीपक गोयल। आज बहुत ही सारगर्भित विषय पे हम लोगों ने चर्चा की, और इस प्रकार की चर्चा रेगुलर होनी चाहिए। और हमारे विद्वान वक्ता ने जो बताया और जो विश्लेषण दिया, वो बहुत ही आई ओपनिंग विश्लेषण है। और जहां तक अभी ये लास्ट क्वेश्चन पे उन्होंने बताया कि घर में लड़की होती है तो भाई को भी बहन की इज्जत करना आता है, नारी शक्ति की इज्जत करना आता है, ये भी एक बहुत आवश्यक संतुलन का कारण है। इस प्रकार के प्रोग्राम अगर हम हर महीने करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें जन चेतना भी आएगी, समाज चेतना भी आएगी, और इस प्रकार के प्रोग्राम से लोगों में एक आगे बढ़ने की स्वच्छ भावना भी अपने अंदर प्रेषित होगी। धन्यवाद गुप्ता जी, आपने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया, और साथ में उन लोगों को भी धन्यवाद जो आज पहली बार हमारी जूम मीटिंग में जुड़े हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खुद रघुराज साहब को भी धन्यवाद कि इसे जितने अच्छे ढंग से इन्होंने कोऑर्डिनेट किया। वी आर थैंकफुल एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए नेक्स्ट मीटिंग ईगरली। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मीटिंग ज्वाइन करें प्लीज टाइम से करें, तो हम सबको अपनी टाइम की पाबंदी भी रहे और प्रोग्राम भी हम टाइम से शुरू करके अंत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई साहब। राधे 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 नरेंद्र जी बंद कर दीजिए। राधे राधे दो सब राधे राधे मैं कर दूं। राधे 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 राधे। गोपाल जी आज छुपे रहे, तुम मेरा दिखते नहीं हो। गोपाल बाबू दिखते नहीं है, मैंने बीच में देखा।
ना मैं तो शुरू से देख रहा हूँ ना। तो तुम देख रहे, हम तो मैं नहीं देख रहे थे। अच्छा वो बंद हो गया, वो बता नहीं कैसे। हाँ तो जरा रहो करो तो फिर आगे। हाँ लगातार मैं इसमें था, बहुत बढ़िया रहा अच्छा। प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा, चलो बहुत सुंदर कार्यक्रम। अगली बार फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नरेंद्र जी क्लोज कर दीजिए। As a vote of thanks, I give thanks to everyone who have attended. And खास तौर से धन्यवाद अपने आर्या रविदास गुप्ता जी को, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत बढ़िया बातें बताई जिनका जीवन में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और आप सबको धन्यवाद जिन्होंने अटेंड किया है, और उम्मीद है कि अगली बार जब हमारा कार्यक्रम होगा आप सब लोग आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस।